नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि जगत कार्यक्रम में। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि एवं बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां और मिलवाते हैं अनेकों विशेषज्ञों से। तो आज के कार्यक्रम का हमारा कार्यक्रम है उसका विषय रहेगा मशरूम की खेती। और इस कार्यक्रम पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वे हैं श्री जोगेंद्र सिंह जी, जो एक प्रगतिशील किसान हैं शिमला के अंदर टूटू में। तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है जोगेंद्र सिंह जी। धन्यवाद जी। तो सर, हम मशरूम की बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि मशरूम जो है आजकल पॉपुलर क्रॉप बन चुकी है, सभी लोग खा रहे हैं, शहरों में हर जगह मशरूम्स दिख ही जाते हैं। तो इसमें जब हम उगाने की हम बात करें, कोई किसान उगाना चाहता है तो इसके लिए मुख्य आवश्यकताएँ क्या क्या है, वो किस किस तरह से अपना प्रेपरेशन शुरू करे अगर वो उगाना चाहे तो? अगर कोई किसान मशरूम का काम करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा जी। प्रशिक्षण के उपरांत ही उसको मशरूम के विषय में एक बृहद जानकारी मिलेगी और उस जानकारी को वो फलस्वरूप अपना काम शुरू कर सकता है। और उस काम को शुरू करने के लिए उसे एक कक्ष की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें मशरूम पैदा की जाएगी। उसके अंदर फिर उसको आज के समय में आपको बनी बनाई खाद जो मशरूम की होती है वो भी मिल जाती है, जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने स्तर पर कंपोस्ट बनाना चाहता है यानी मशरूम की खाद बनाना चाहता है तो उसके लिए भी वो प्रयास कर सकता है और वो अपने स्तर पर खाद तैयार करके मशरूम की खेती का शुरू कर सकता है। जी, तो जैसे हम बात करें सर जलवायु की, जब हम बात करते हैं तो कोई उपयुक्त जलवायु रहती है कि किस तरह की जलवायु में इसे उगाया जा सकता है अगर हम नेचुरली कहें तो? क्योंकि आर्टिफिशियली तो आपने कहा कि कुछ कमरे या चैम्बर्स बनाने पड़ते हैं, पर अगर नेचुरली कोई करना चाहे, जैसे कुछ लोग हम देखते हैं कि कमरों में भी करते हैं अपने घरों में, तो वो किस तरह से करें और कैसी जलवायु होनी चाहिए? जलवायु तो मशरूम के लिए ठंडा तापमान चाहिए है। बहुत ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्रों में मशरूम नहीं उत्पादन हो सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसी प्रजातियां हैं मशरूम की जो गर्म क्षेत्रों में भी हो सकती है। पर हम तो अपने प्रदेश की बात करेंगे। हमें कुदरत का ऐसा वरदान मिला है कि यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है। और आजकल जो ये अक्टूबर का जो माह चल रहा है, इस महीने में आप प्राकृतिक तौर पे मशरूम की खेती कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई कमरा है, जैसे लगभग सभी घरों में कोई ना कोई खाली कमरा पड़ा होता है, तो आप उस कमरे में आज अगर इस महीने कंपोस्ट डालते हो तो 1 महीने के बाद आप उसमें मशरूम का उत्पादन कर सकते हो। मशरूम उत्पादन के लिए यदि जलवायु की आप बात करते हैं तो मैंने पहले कहा कि ठंडी सी जलवायु होनी चाहिए, ना बहुत सर्द ना बहुत गर्म। तो अक्टूबर का जो महीना होता है वो एक सम जलवायु जैसी होती है। तो मशरूम उत्पादन के लिए 18 से जो 22 डिग्री का जो तापमान है वो बहुत ही अनुकूल होता है। यदि ऐसा मौसम आप देखो तो साल में लगभग हिमाचल प्रदेश में 2 बारी बटन मशरूम की खेती की जा सकती है और किसानों को बहुत आर्थिक लाभ इसका हो सकता है। जी, तो जैसे सर हम बात कर रहे हैं, जैसे अगर आपने तो कहा कि जो लोग घर पे उगाना चाहते हैं, उसके अलावा सर अगर कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं जो थोड़े प्रगतिशील या उन्नत किसान हैं, तो वो किस तरह से अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करें और क्या कोई सरकारी अनुदान उन्हें मिलता है या कोई और सहायता राशि मिलती है या उन्हें ऋण लेना चाहिए? आप क्या कहेंगे इस पर? व्यावसायिक तौर पर यदि कोई मशरूम का अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो बागवानी विभाग उसके लिए बहुत सी योजनाएँ हैं उनके पास। जैसे यदि आप मशरूम उत्पादन के लिए अपनी इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो अमित जी, उसके लिए यदि आप 2400 बैग्स का एक यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसमें 8 लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। उसके पश्चात यदि कोई छोटा काम करना चाहता है जैसे प्राकृतिक तौर पे, तो उसे 12 बाई 20 के एक बड़े हॉल के लिए 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और इसी तरह से यदि कोई कंपोस्ट बनाने के यानी मशरूम की खाद को बनाना चाहता है तो उस इकाई की स्थापना के लिए भी विभाग उसकी सहायता करता है और बड़े अनुदान हैं। दूसरी भी कई ऐसी योजनाएं जैसे प्रशिक्षण में है, आपको समय समय पर मशरूम की नई प्रजातियों के बारे में, तो अगर आप इनसे जुड़े रहोगे तो आप आराम से ये काम व्यावसायिक तौर पर कर सकते हो। जी, तो सर जैसे आपने कहा कि हम कंपोस्ट की बात करते हैं जो एक मुख्य एक घटक है आपकी मशरूम उत्पादन का, तो ये जो कंपोस्ट है ये किस तरह का रहता है, क्या कैसे बनता है और कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं जनरली तो नहीं मिलता है, तो कैसे बनाएं सर इसे अगर हम बनाना चाहें तो? यहाँ पे जब व्यक्ति प्रशिक्षण लेता है मान्यता प्राप्त संस्थान से, जो सरकारी संस्थान है,
तो उस समय जब किसान प्रशिक्षण लेता है तो उसे 400 ट्रे अनुदान पर दी जाती है प्रारंभ में। और यदि आप अपनी कंपोस्ट तैयार करना चाहते हो तो एक शॉर्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है। जो लॉन्ग मेथड है वो बड़ा प्राचीन है और उसमें वर्तमान में एक तो समय बहुत लगता है, लेबर बहुत लगती है और उसमें बीमारियों का भी बड़ा खतरा बना रहता है। इसलिए अब जो वर्तमान में किसान हैं वो लोग हाईटेक हो गए हैं, उन लोगों ने अपनी टनल्स, चैम्बर्स बना लिए हैं मशरूम के लिए और वो पॉस्चराइज विधि से कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। और कंपोस्ट के लिए जो प्रमुख जो घटक, जो तत्व हमें चाहिए, उसमें अमित जी हमारा सबसे जो मेन होता है कि किसान क्या करता है कि जो फसलों के अवशेष बच जाते हैं उन्हें वो जला देता है या बेकार समझ लेता है। लेकिन मशरूम एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जितने भी अवशेष हैं आपके खेतों में बचते हैं, उनके उपयोग से एक ऐसा उत्पाद की पैदा होता है जो लोगों का स्वाद बनाता है और लोगों की सेहत को भी बनाता है। तो उसके लिए मुख्य रूप से जो हैं घटक वो रहेगा आपका गेहूं का भूसा या चावल की पुआली, उसके बाद चोकर होता है, यूरिया होता है, जिप्सम होता है, मुर्गी की बीट होती है। ये इन चीज़ों को मिला करके यदि आप शॉर्ट मेथड से कंपोस्ट बनाते हो तो 15 दिनों में आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तो ये कंपोस्ट का बेसिक सा एक फार्मूला रहता है बनाने का जो है। जी, तो जैसे सर किसान या किसी बागवान ने या जो भी स्वावलंबी है जो अपना स्वरोजगार करना चाह रहा है, उसे जब हमें कंपोस्ट उसे मिल गया तो उसके बाद अब जैसे सर हमें मशरूम लगाने हैं तो जो स्पॉन है उसके लिए जो उसका बीज है वो कैसे मिलेगा और कहाँ से वो प्राप्त कर सकता है, जो अगर कोई करना चाहे इसमें खेती? स्पॉन के लिए ऐसा है कि DMR जो है चंबा घाट में, आप वहाँ पे अपनी बुकिंग करवाएं जैसे हम लोग करते हैं, या कुछ एक प्राइवेट जो बनाने वाले हैं स्पॉन को, वो लोग भी आपको अच्छी क्वालिटी का देते हैं। और उसमें मेन चीज़ यही होती है कि आप समय से अपने स्पॉन का बुकिंग करवा ले जो आपको समय पे मिले। और जैसे किसी ने अक्टूबर में अगर फसल लगानी है तो यदि आप समय पे बोलोगे, कई बार इसकी बड़ी शॉर्टेज होती है, तो इन इकाइयों से आप स्पॉन ले सकते हैं कुछ लोगों ने। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि विभाग ने स्पॉन लैब लगाने के लिए भी एक बड़ा अनुदान रखा हुआ है। जी, तो जैसे सर आप लैब की बात कर रहे हैं, जैसे अगर जो स्वरोजगार जो कर रहा है युवक है या कोई किसान है, तो वो किस तरह से सर इसके लिए शुरू करे कि अब अगर उसे स्पॉन का यूनिट भी अपने पास ही सेट करना है, क्योंकि अगर वो बुकिंग कराता है उसे समय से अगर नहीं मिल रही कोई चीज़ या काफ़ी दूर है वहाँ से, तो वो कैसे करे और अपने स्तर पे कैसे उसे वो शुरू करे स्पॉन यूनिट भी अगर हम कहें? स्पॉन यूनिट का ऐसा है कि सबसे पहले तो आप जैसे ग्रोइंग यूनिट होता है जहाँ पे आपकी मशरूम पैदा होती है, उसके बाद आपके पास दूसरा होता है कंपोस्ट यूनिट जहाँ पे आप कंपोस्ट तैयार करते हो, तीसरा आपका स्पॉन यूनिट होगा। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें होगी तो आपकी सफलता और आपके व्यवसाय में 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी भी व्यवसाय को करने के लिए कि उसके पास सारे संसाधन होने चाहिए। और ये जिस किसान के पास ये तीनों इकाइयां होगी उसकी सफलता निश्चित है। जी, तो जाहिर तौर पे कि उसे अगर वो सभी कुछ लगाना चाहे तो सरकार अनुदान भी दे रही है। और कुछ स्कीम्स भी इसमें प्रोत्साहित करती है सरकार, तो प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन दे रही है। तो जब हम मशरूम की बात करें सर, तो हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के मशरूम्स भी मिलते हैं और मार्केट में हम देखें तो एक ही तरह का हम सफ़ेद मशरूम देखते हैं मुख्यतः। तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं और किस किस तरह के मशरूम हैं जो खाने लायक हैं या जो किसान है वो उगा सकता है अपने उसमें? देखो, मुख्य रूप से यदि कोई व्यावसायिक तौर पर करना चाहता है तो उसमें बटन मशरूम ही सबसे ज़्यादा जो पहचान का है। जैसे आपने कहा कि हम बाज़ार में एक ही मशरूम देखते हैं, तो बटन मशरूम ऐसा है कि जो लाभ का काम भी है और वातावरण में आसानी से भी हो जाता है और पैदा होने के बाद आसानी से बिक भी जाता है, क्योंकि लोगों को उसका स्वाद भी पता है और मार्केट में उसका एक अपना स्थान है कि वो आपको हर रेडी से लेके एक बड़े मॉल में भी आपको वो चीज़ मिलेगी, प्राप्त होगी। जी, तो सर जैसे हम देखते हैं कि मशरूम की हम खेती कर रहे हैं और खेती या कहें हम कि यूनिट में हम उसे उगा रहे हैं, तो जब कंपोस्ट के ऊपर वो उगेगा, हमने स्पॉन भी डाल दिया, तो उसके बाद क्या उसमें कोई आप देखेंगे मक्खियों की समस्या ज़्यादातर किसान बागवान देखते हैं जो लगा रहे हैं, तो मक्खियों के लिए हम क्या करें और उसमें किस तरह से चीज़ें चलती हैं? तो क्या कोई स्प्रे होती है या कुछ? जी, उसके लिए क्या करते हैं? मशरूम एक ऐसा उत्पाद है जिसमें अमित जी आप डायरेक्ट रूप से कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं डाल सकते हो। यदि आप डालोगे तो आप लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ करोगे
और उसको डालने के बाद मशरूम की क्वालिटी आपकी एकदम से ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव सा, एक आपने देखा होगा कि बड़ी पैकिंग होती है, दूसरे दिन को ख़राब हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। तो ये जो आपने बीमारी की बात की कि मक्खियों वाली जो बीमारी है, ये आमतौर पे उसी किसान के उसमें यूनिट में आती है जो किसान मैनेजमेंट नहीं करता है। मशरूम एक ऐसा डेलिकेट उत्पाद है जिसके लिए आपको सबसे पहले अच्छी साफ सफाई की आवश्यकता है। उसके पश्चात आपका जो कक्ष है वो बिल्कुल सही तरीके से बना होना चाहिए। उसके अंदर जो बाहर से कोई मक्खी मच्छर वगैरह अंदर ना जा सके, उसमें जालियां लगी होनी चाहिए, अंदर पूरी तरह से सफाई होनी चाहिए। और यदि ये समस्या आ जाती है आपकी, तो इसकी रोकथाम के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं कि आप पीले बल्लम में पीली पन्नी लगाकर उस पर वैक्स लगा दें, सरसों का तेल लगा दें, तो वो मक्खियाँ वहाँ पे चिपक जाती है और उससे ना खाने पे असर पड़ता है और आपकी फसल भी बच जाती है। पर इसके बचाव का जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है वो ये है कि आप वहाँ पे सफाई बनाए रखें। आपका मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। मशरूम उत्पादक वही कामयाब होता है जिसका मैनेजमेंट अच्छा है। नहीं तो मशरूम इतना डेलिकेट आपकी फसल है कि उस पर इन चीज़ों का बड़ा प्रभाव पड़ता है और बहुत बड़े बड़े घाटे हो जाते हैं ऐसा होने से। जी, तो जैसे मशरूम के सर हम दूसरे प्रकार भी देखते हैं, एक तो आपने बटन ही कहा, तो उसके अलावा कुछ हम देखते हैं कि कुछ अलग से जो औषधीय जिनके गुण हैं, तो क्या वो भी उगाते हैं? अगर आप उगाते हैं तो, या फिर आपने कहीं देखे हों जो उगा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? हाँ, जैसा तो हमने कहा था कि बटन मशरूम मुख्य रूप से उगाते हैं हम भी। उसके बाद एक ऑयस्टर आता है जिसको ढिंगरी मशरूम कहा जाता है। तो अगर पूरे भारत का भी आप अध्ययन करो तो उसमें सबसे ज़्यादा बटन मशरूम के बाद ऑयस्टर मशरूम आता है। तो ऑयस्टर मशरूम का भी जैसे मैंने आपको कहा कि वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में होता है, उसको 22 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। और अगर आपने एक पूरे साल का एक शेड्यूल बनाना है कि मैंने किस तरह से वर्ष भर बिना ज़्यादा खर्चा किए अपनी एक खेती करनी है मशरूम की, तो उसके लिए आपको बीच में ऑयस्टर मशरूम लेना पड़ेगा। तो जैसे सर, जैसे सीज़न चेंज होते हैं और आप देखते हैं कि तापमान बढ़ता घटता रहता है, तो क्या हम उसमें प्लान कर सकते हैं अगर ऑयस्टर मशरूम लगाना हो जो गर्म समय आता है हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बोलें तो? हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ बहुत बढ़िया हो सकती है। जैसे अभी मैंने कहा कि अक्टूबर का जो तापमान है वो बड़ा माफिक है बटन मशरूम के लिए। तो ये जो तापमान है आपका लगभग ये मई तक चलता है कि आप 18 से 22 डिग्री में काम कर सकते हो। जैसे ही आपका तापमान बढ़ता है उस टाइम आप ऑयस्टर मशरूम लगा सकते हो। और ऑयस्टर मशरूम आपको गर्मियों में और जो बरसात में है जो तापमान थोड़ा बढ़ जाता है जैसे 24 से 28 डिग्री तक, तो उसमें सजोर काजू और फ्लोरिडा दो ऐसी प्रजातियां हैं इसमें जो ऑयस्टर में है, तो आप उनको लगा करके, और उसमें खर्चा भी बहुत कम है अमित जी। अगर आप उसको देखो तो अगर आपने उसको घर में बनाना है तो कोई बड़े यूनिट की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप कनक का भूसा लो, फॉर्मलिन लो और बेवस्टिन लो। सिर्फ ये 3 चीज़ें उसमें ट्रीट करके आप उस खाद को बना सकते हैं। और फिर वही स्पॉन आएगा जो आपने कहा था कि वो स्पॉन आपके पास जो बीज है आप उसको डालिए और उसके बाद आपकी 20-25 दिन के बाद उसमें वो पंखुड़ियाँ सी शुरू हो जाती है और आप उसका उत्पाद शुरू बाजार में बेच सकते हो। जी, तो सर जैसे हमने आय की बात की या आपने खर्च की भी बात की, तो अगर मशरूम यूनिट कोई स्थापित करता है, कोई किसान है या स्वरोजगार जो करना चाह रहे हैं युवा, तो वो उसमें कितना खर्च आता है? और जब हम खर्च की बात करें तो उससे आय कितनी हो सकती है अंत में? तो मतलब आप एक कहें कि कॉस्ट बेनिफिट रेशो वो कितना रहता है? व्यावसायिक तौर पर यदि कोई व्यक्ति इसमें जाना चाहता है तो प्रारंभ में तो खर्चा बहुत है, लेकिन जब ये वर्षों के लिए यूनिट स्थापित किया जाता है तो उस तरह से इसकी फिर वैल्यू ली जाती है जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत खर्चीला है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि 1 महीने के बाद आपको आय होनी शुरू हो जाती है। और जैसे आप अभी अक्टूबर में एक लॉट डालोगे तो आपका नवंबर में शुरू हो जाएगा और वो दिसंबर तक लगभग वो 90 दिन का इसका पूरा जो सर्कल होता है क्रॉप का। और उस दरमियान ये लगभग आपको जो 10 किलो का हमारा एक कंपोस्ट का बैग होता है उसमें 2 किलो से 2.5 किलो तक मशरूम निकलती है। तो जो बाज़ार में दाम है उस हिसाब से और जो आपका खर्चा लागत है उसमें अभी तक ऐसा है कि लगभग यदि आप 100 रुपये लगाते हो तो आपको 90 से 100 रुपये तक का शुद्ध लाभ उस पर मिल जाता है। तो अगर आप बड़े यूनिट पे गर्मियों में लगाओगे या जब शादी ब्याह के सीज़न होता है तो उस टाइम इसका रेट बड़ा अच्छा मिलता है और ये आपको काफ़ी लाभ दे सकता है ये काम जो है।
जी, तो हम जैसे देखते हैं सर कि कोई यूनिट स्थापित हुआ है तो उसमें क्या जैसे तापमान मेंटेन करने के लिए कुछ लोग एसी लगाते हैं और बाकी सारी चीज़ें, मतलब उसमें भी उसका खर्चा भी इंक्लूडेड रहता है उसी में जो आप कह रहे हैं, मतलब उससे अधिक आय होती है कि वो एक बैलेंस हो जाता है उसमें? आय का ऐसा है कि वर्तमान समय में जो आपके मशरूम की खाद बनाने के लिए जो घटक चाहिए होते हैं जी। उनकी जो है कीमतें बाज़ार में बहुत बढ़ गई हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन कीमत बाज़ार में जो है आपकी वैल्यू जो मशरूम की कीमत है वो किसानों को इतनी नहीं मिल रही है। पहले जब लोगों ने बड़े बड़े यूनिट्स किए तो उस टाइम कूलिंग चैम्बर और जो आपने एसी की बात की तो उसमें क्या होता था कि जो गर्मियों का समय होता था मई से लेके आपका अगस्त तक, उसमें जो मशरूम की कीमत उनको बहुत अच्छी मिलती थी, तो उन लोगों ने वो चीज़ की। और जिस व्यक्ति ने व्यावसायिक रूप से ये काम करना है मशरूम उत्पादन का, तो उसको ये संसाधन चाहिए। इन संसाधनों के बिना आप यदि व्यवसाय करना चाहते हो मशरूम का तब आप नहीं कर सकते। यदि आप वैसे अपने खाने के लिए या जैसे 2 महीने 4 महीने मशरूम का काम करना है फिर आप कर सकते हो प्राकृतिक तौर पे, पर यदि आपने वर्ष भर इस काम को करना है और बाजार में बने रहना है तो आपको एसी और ये कूलिंग चैम्बर आपको करना पड़ेगा। तो पूरा सिस्टम के साथ स्थापित, पूरे सिस्टम के साथ आपको अपनी इकाई स्थापित करनी पड़ेगी, तभी आपको लाभ मिलेगा। जी, तो जैसे सर हम मुख्यतः रोग की बात करें, जब हम देखते हैं कि हर फसल में कोई ना कोई रोग आता है, तो क्या मशरूम की भी कोई इस तरह की समस्या है या इसमें कोई रोग लगते हैं? तो अगर लगते हैं तो कौन कौन से हैं? देखो, मशरूम में जब रोग आता है जी, तो जो मैंने पहले कहा कि मिसमैनेजमेंट जी, यदि आपका प्रबंधन ठीक नहीं है तो आप ये मानिए कि आपके मशरूम में रोग आने ही आने हैं। दूसरा होता है जो आप कंपोस्ट लेते हो कि वो किस स्तर की है। अगर मशरूम की कंपोस्ट में कमी है तो उसमें रोग आएंगे जी। जैसे बैट बबल आता है आपका, ग्रीन मोल्ड आता है आपका, ब्राउन प्लास्टर आता है आपका, अभी आपने मक्खियों की ये बात की थी कि फ्लाइज आती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेन है आपका कि आपका प्रबंधन सही नहीं है, कंपोस्ट ठीक नहीं है और जो आपके कक्ष में आपने सुविधाएं रखी है वो ठीक नहीं है, और सफाई व्यवस्था भी, मेन सफाई व्यवस्था जो प्रबंधन में सफाई व्यवस्था ही आएगी आपकी। अगर आपने हाइजीन रखा है तो आपकी मशरूम में बहुत कम बीमारियां आएंगी। और इसमें जो जैसा मैंने पहले कहा कि केमिकल्स आप जहर नहीं डाल सकते हो डायरेक्ट रूप से, लेकिन इसको यदि आपने इनसे बचना है प्रबंधन के दौरान आप लोग सबसे पहले जब कक्ष में आपने कंपोस्ट डालनी है उससे 1 दिन पहले आपको उसमें फॉर्मेलिन का स्प्रे करना है। फॉर्मेलिन से आप उसको ट्रीट करोगे रूम को, उसके बाद आप उसमें कंपोस्ट डालो तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके नहीं आएंगी। अन्यथा जैसे ये बैट बबल की मैंने बात की, यदि ये आ जाए, आपके ब्राउन प्लास्टर आ जाए, सूत्रकृमि आते हैं जो जीवाणु रोग हैं, तो वो पूरी फसल को क्षति कर देते हैं और किसान को कई बार ऐसा होता है कि पूरा लॉट ही घाटे में चला जाता है। तो अगर इन चीज़ों से बचना है तो आपको एक तो प्रबंधन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, आपको जो प्रशिक्षण के दौरान जो चीज़ें बताई गई हैं आपको उनको करके आप एक अच्छी फसल ले सकते हो। और आपकी मेन जो गुणवत्ता की बात है वो आपकी कंपोस्ट की है जी, वो आपको सही आपके पास मिलनी चाहिए जो है कहीं से जी। तो जैसे सर हम मशरूम्स की बात करते हैं तो इसमें अगर हम इसका उत्पादन एक इकाई स्थापित कर रहे हैं और उसके बाद हमें जितनी भी प्रक्रिया करनी है तो उसके लिए प्रशिक्षण जो है हम कहाँ से प्राप्त करें या जो किसान है वो कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रशिक्षण के लिए तो DMR भी प्रशिक्षण देता है। उसके बाद अब दत्तनगर रामपुर में इकाई स्थापित कर दी गई है जहाँ पे किसानों को बागवानी विभाग प्रशिक्षण देता है जी। और नॉन यूनिवर्सिटी भी प्रशिक्षण देती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के बहुत सी ऐसी इकाइयाँ हैं, आप अपने जो खंड स्तर पे आपके जो बागवानी अधिकारी हैं आप उनसे मिलें तो वो आपको समय समय पे जब प्रशिक्षण होता है तो वो लोगों को भेजते हैं और उन वर्कशॉप के दौरान उनको इसका प्रशिक्षण दिया जाता है मशरूम उत्पादन के लिए। तो सर जब आपने अपना यूनिट स्थापित किया था तो आपने उस वक्त आपको कैसे पता चला इसके बारे में और कैसे आप अवेयर हुए कि हमें भी यूनिट स्थापित करना चाहिए? क्या प्रेरणा रही आपके लिए जब आपने अपना स्थापित किया? प्रेरणा तो ऐसा था कि जो हमारे बड़े भाई हैं 1993 में उन्होंने मशरूम की इकाई स्थापित की थी, एक कमरे में, वही प्राकृतिक तौर पे हम लोगों ने शुरू किया था। तो वो प्रशिक्षण के बाद जो उपदान पे जो खाद मिलती थी उससे हम लोगों ने काम शुरू किया और जब उसमें देखा कि लाभ है तो उसके बाद फिर उस काम को बढ़ाया जी। फिर उसके बाद बस वो भाई की प्रेरणा ही रही कि उन्होंने तो अपना एक बड़ा यूनिट स्थापित कर लिया है वर्तमान में, तो मैं तो उनके साथ मिलके कुछ प्राकृतिक तौर पे कुछ इस तरह से एक छोटा सा यूनिट लगाया है, 2 एक चैम्बर्स मेरे पास हैं। तो उसमें
वही आप वाली बात की, कुछ ऑयस्टर भी ज़रूरी है जी क्योंकि बाज़ार में मांग समय समय पर अलग तरह की होती है, लोगों का अलग अलग टेस्ट है, तो हम लोग उस तरह से करते हैं। और जो मेन प्रेरणा रही और वही रही कि उनका जो यूनिट था वहीं से हमने ठाना कि हम लोग भी करते हैं क्योंकि इसमें लाभ बहुत अच्छा था उस समय जो है। जी जी। तो सर जैसे आप खेती करते हैं, अपना आपका फार्म है पूरा, तो उसमें आप वैज्ञानिकों से भी सलाह परामर्श लेते हैं समय समय पर, तो उसके बारे में कृपया बताएं। हाँ, कई बार जब मशरूम में कोई समस्या आती है किसी तरह की तो जी हम जो किसान हेल्पलाइन नंबर हैं जी उनसे भी लेते हैं, जो नॉन यूनिवर्सिटी में जानकार बैठे हैं डॉक्टर्स उनसे भी हम समय समय पर क्योंकि नए बीज भी आते हैं, नई किस्में आती हैं मशरूम में, तो उन चीज़ों का समय समय पे हमें ज्ञान लेने के लिए इन साधनों का उपयोग करना पड़ता है। जी। तो क्या आप किसान जो कॉल सेंटर है, जो टोल फ्री नंबर है, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो क्या नंबर है और कैसे वो संपर्क कर हाँ, वो 1800-180-1551। जी 1800 हाँ, 180 शून्य और 155 पाँच जी। जी। तो हमारे किसान भाइयों ने ये नंबर सुना, तो आप भी अगर अपनी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे। तो जोगिंदर सिंह जी, जब हम बात करते हैं कि बाज़ार क्षमता की, अब हमें जो अपना मशरूम है वो बाज़ार में लाना है, तो बाज़ार क्षमता कितनी है, कहाँ तक हम इसे बेच सकते हैं, कहाँ कहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है मार्केट है मशरूम की? मशरूम की जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक छोटी दुकान से लेके जी बड़े मॉल तक मशरूम आपको वहाँ पे मिलेगी, जी और इसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है, जो हमने देखा है बीते 20-30 वर्षों में। जी तो डिमांड की कोई समस्या नहीं है कि आपकी यहीं पे लोकल जो मंडी है या लोकल दुकानें हैं वहाँ पे खपत हो जाती है आसानी से, जो जी बटन मशरूम खास करके। जी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, किसान इसमें बेझिझक आ सकते हैं और इसको व्यवसाय के तौर पे शुरू कर सकते हैं। जी। तो सर जैसे हमें इसे मार्केट में लाना है, एक तो हमें कि हम सीधा सीधा कच्चा मशरूम जो है वो पका के या जैसे भी हम उसको खा रहे हैं और मार्केट कंज्यूम अप कर रहा है, तो उसके बाद सर अगर हमें प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, या मशरूम को हम कैसे आगे फर्दर प्रोसेस करके बेच सकते हैं, या किसान जो है उससे, क्योंकि उसे ज़्यादा लाभ होगा अगर वो प्रोसेस्ड फूड बेचता है? हाँ, प्रोसेस्ड फूड दो स्थितियों में बिकता है, या तो आपकी मार्केट छोटी पड़ रही है जी या आप उसको दूसरी जगह में भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट लगता है उसमें केनिंग के माध्यम से, यानी डिब्बों में बंद करके जी मशरूम को आप भेज सकते हैं दूसरे क्षेत्रों में। जी लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने कहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में यदि आप मशरूम, जैसे आपने रामपुर या शिमला से रोडू भेजना है, कुल्लू भेजना है, तो आप उसको शाम को तोड़ें, बसों की छतों पे भेजोगे तो आराम से निकल जाता है। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी बड़ी है, तो रेफ्रिजरेटेड वैन्स आ गई हैं, उनमें भी आप इनको भेज सकते हैं। पर प्रोसेसिंग यूनिट की जैसे आपने बात की है कि बहुत कम किसानों ने यहाँ पे इस तरफ को किया है, क्योंकि आसानी से खपत हो रही है फिलहाल बाज़ार में। लेकिन यदि आप और अच्छे दाम लेना चाहते हो तो आपको केनिंग करके, डिब्बा बंद करके आप दूसरे क्षेत्रों में इसको भेज सकते हो। जी। तो अगर आप किसान होने के नाते अगर हम बात करें, तो आप क्या सुझाव देंगे कि किस जो सरकार है वो किस तरह से प्रेरित करे किसानों को, और किसानों को भी, जो आपके साथी किसान हैं उनको कैसे सुझाव देते हैं आप कि वो किस तरह से खेती में आए, इस खेती में आए मशरूम की? मशरूम की खेती को सभी लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, ये माना जाता है जी। लेकिन यदि आप अच्छी लगन और मेहनत से काम करोगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ये कि प्रबंधन अच्छा होना चाहिए आपका जी और जो सरकार से बात है तो आज बेरोज़गारी बहुत है जी और प्रत्येक जो युवा है वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। जी तो यदि सरकार क्लस्टर लेवल पे या संगठन बना करके, जैसे गांव में युवक मंडल है, महिला मंडल है, जैसे दाड़ला घाट में ये जो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, ये लोगों को उसमें सामाजिक सहयोगिता के लिए जो इनके पास फंडिंग होती है उसके तहत ये लोगों को कंपोस्ट बांटते हैं। तो सरकार को भी ऐसा चाहिए कि युवाओं को एक शुद्ध आय के अर्जन के लिए और उनमें एक विश्वास पैदा करने के लिए इस तरह से महिला मंडल, युवक मंडलों में और क्लस्टर बना करके एक अच्छे लेवल पे किसी एक गांव में आप एक बड़ा यूनिट स्थापित कर दो, वहाँ पे 8-10 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे दो, वो उसी से शुद्ध लाभ करके अपनी आजीविका का अर्जन कर लेंगे। और जो किसान काम कर रहे हैं वो लोग तो भली भांति जानते हैं कि मशरूम का एक अच्छा भविष्य है, पर वर्तमान में जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा जो इसका जो संसाधन है, वो उनकी कीमतें जैसे बढ़ी है तो बाज़ार में उस हिसाब से मशरूम की कीमत नहीं बढ़ी है। यदि आप उसके बनिस्बत
इसकी ब्रोकली की बात करो, जो प्रोटीन्स देती हैं चीज़ें, आप पनीर की बात करो या आप अंडों की बात करो, तो उन चीज़ों की कीमतें बड़ी है। लेकिन मशरूम यदि आप देखो अमित जी, तो पिछले लगभग 5-6 सालों से जो एक रेट है वो वहीं पर रुका हुआ है। जी, तो जोगिंदर सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और दर्शकों, आशा है कि आप भी हमारी आज की इस जो कार्यक्रम है उसमें दी हुई जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।